हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है संदीप सिंह और मैं हूं आपका बायोलॉजी फैकल्टी। और मैं आज आपको एक चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूं जिसका नाम है केमिकल कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन। ठीक है। तो इस चैप्टर में सबसे पहले एक हम लोग लिस्ट बनाते हैं हार्मोन की। वहाँ पर हम ये देखेंगे कि हार्मोन का नेचर क्या होता है। ठीक है। कैसे हार्मोन फंक्शन करता है उसके बेसिस पे हम यहाँ पर एक लिस्ट बनाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख रहे हैं, जैसे हमारी स्लाइड है उसमें लिखा हुआ है कि प्रोटीन हार्मोन क्या होते हैं। सबसे पहला हम कुछ प्रोटीन हार्मोन के एग्जाम्पल्स लिखते हैं। प्रोटीन हार्मोन को अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी इसे हम पेप्टाइड हार्मोन भी कहते हैं, पेप्टाइड हार्मोन। ठीक है। क्योंकि आप लोग ने पढ़ा है कि जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन में पेप्टाइड बॉन्डिंग होती है, इसीलिए वहीं से हम लोग ये समझ सकते हैं कि प्रोटीन हार्मोन जो है वो कहीं ना कहीं पेप्टाइड हार्मोन के नाम से भी जाने जाते हैं। ठीक है। और कहीं ना कहीं ये दोनों बोथ जो हैं सिमिलर होते हैं साइज़ में, यानी हम बोलें बोथ आर सिमिलर बट मोस्टली डिफर इन साइज़। ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ये सिमिलर होते हैं बट साइज़ में डिफरेंस होता है। जब बात करते हैं प्रोटीन हार्मोन और पेप्टाइड हार्मोन की, तो थोड़ा सा इनमें साइज़ में चेंज देखने को मिल सकता है। जैसे कि दो अमीनो एसिड के बीच का जो बॉन्ड है उसे हम पेप्टाइड बॉन्डिंग कहते हैं, और वहाँ पर बॉन्डिंग में दो अमीनो एसिड हैं तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, छोटा हो जाएगा। ठीक है। अब हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं यहाँ पर कि कौन कौन से ऐसे एग्जांपल्स हैं जो पेप्टाइड हार्मोन के हैं। जैसे कि एग्जांपल्स की यहाँ पर बात करते हैं तो इंसुलिन जैसे आपके सामने यहाँ पर है इंसुलिन, साथ में ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, और यहाँ पर प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन, ये सब के सब कैसे हैं, पिट्यूटरी हार्मोन है, प्रोलैक्टिन है, थायराइड है, थायराइड हार्मोन है। ठीक है। थायराइड, पैराथायराइड हार्मोन या पैराथ हार्मोन। ठीक है। पैराथ हार्मोन हो गया, एलएच हो गया, ऑक्सीटोसिन हो गया, ऑक्सीटोसिन। ठीक है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ऑक्सीटोसिन, साथ में थाइमोसिन हो गया, थाइमोसिन। ठीक है। और कुछ और भी हार्मोन हो सकते हैं, जैसे कि ACTH हो सकता है, ADH हो सकता है, और कैल्सिटोनिन। ये सारे सारे हार्मोन जो हैं प्रोटीन नेचर के होते हैं। अब हम प्रोटीन हार्मोन को पढ़ते क्यों हैं, बेसिकली ये ध्यान दीजिएगा। प्रोटीन हार्मोन जब हम आगे इसकी सिग्नलिंग पढ़ेंगे तो वहाँ पर इनका रोल समझ में आएगा। ठीक है। दूसरा हार्मोन हमारे पास आता है स्टेरॉयड हार्मोन। स्टेरॉयड हार्मोन का क्या काम होता है, स्टेरॉयड हार्मोन बेसिकली कैसे होते हैं, तो सबसे पहले इसका नेचर लिखते हैं। ये फैट और लिपिड लिपिड सॉल्युबल होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, फैट और लिपिड सॉल्युबल ये हार्मोन देखने को मिलते हैं। ठीक है। ध्यान दीजिएगा। उसके बाद ये इनका एक क्वेश्चन बनता है कि ये सिंथेसाइज कहाँ पे होते हैं, तो ये बेसिकली सिंथेसाइज होते हैं, सिंथेसाइज्ड सिंथेसाइज्ड इन कंपार्टमेंट में, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, और एक और हम नाम लिख सकते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER, जिसे हम क्या लिखते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयन की तरह भी जाना जाता है। ठीक है। तो बेसिकली आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि स्टेरॉयड हार्मोन कहाँ पर सिंथेसाइज होते हैं किसी सेल में, तो आप आंसर लगाओगे माइटोकॉन्ड्रिया एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है। ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट को। उसके बाद आते हैं, ये कभी कभी कोलेस्ट्रॉल डेरिवेटिव भी होते हैं, कोलेस्ट्रॉल डेरिवेटिव। ठीक है। कोलेस्ट्रॉल डेरिवेटिव होते हैं। उसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो स्टेरॉयड हार्मोन है, जो बहुत ही बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमसे, तो हमें ये ध्यान रखना है कि कौन कौन से ऐसे हार्मोन हैं जो यहाँ पर स्टेरॉयड हार्मोन के एग्जाम्पल्स हैं। जैसे कि सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं एड्रिनल, एड्रिनल कॉर्टेक्स। अब क्वेश्चन आता है कि एड्रिनल कॉर्टेक्स क्या होता है बेटा, तो किडनी के ऊपर एक छोटी सी ग्लैंड पाई जाती है, उसका नाम होता है एड्रिनल ग्लैंड
यानी अगर आप मान लीजिए किडनी का एक स्ट्रक्चर है, इस तरह से मान लीजिए किडनी है आपकी, तो किडनी के ऊपर एक छोटा सा स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड। और ये ग्लैंड के दो पार्ट होते हैं, एक होता है कॉर्टेक्स और एक होता है मेडुला। कॉर्टेक्स का मतलब होता है किनारे वाला हिस्सा और मेडुला का मतलब होता है बीच वाला हिस्सा, ठीक है। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स से निकलने वाले जो हार्मोन होते हैं वो लिपिड नेचर के या फिर हम कह सकते हैं स्टेरॉयड नेचर के होते हैं। एड्रिनल कॉर्टेक्स बेसिकली इसकी ऑरिजिन कैसी है, मीजोडर्मल। कैसा है बेटा, मीजोडर्मल, मीजोडर्मल ऑरिजिन का है ये ग्लैंड है, ठीक है, मीजोडर्मल ऑरिजिन की है। उसके कुछ एग्जांपल्स बताइए जो एड्रिनल कॉर्टेक्स के कुछ एग्जांपल्स हैं। जैसे कि एग्जांपल्स में एड्रिनल कॉर्टेक्स की एग्जांपल्स की बात करें तो वहाँ पर आएगा, जैसे ये सिक्रीट करते हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक है बेटा, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। जैसे कि एग्जांपल में एल्डोस्टेरॉन, एल्डोस्टेरॉन, ठीक है बेटा। और कुछ एग्जांपल्स आप बता सकते हैं, जैसे कि सिक्रीट ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, और जैसे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के बेटा यहाँ पर एग्जांपल जैसे कि कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल, और इसे लाइफ सेविंग हार्मोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, लाइफ सेविंग हार्मोन, इसे कहते हैं लाइफ सेविंग हार्मोन। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे दो नाम आ गए। पहला आ गया एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है दो हार्मोन यहाँ पर सिक्रीट कर रहा है। पहला आपका आ गया मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स और दूसरा आ गया ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब क्या और एग्जांपल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के हमें लिखना चाहिए, तो चलिए एक और यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं, जैसे कि कॉर्टिकोस्टेरॉन। ये सब नीट के लिए बहुत ही ज़्यादा बेटा इंपॉर्टेंट है, आप जान लीजिएगा। ये हार्मोन का रोल जो है कई बार पूछा जाता है, ठीक। अगले पॉइंट में आते हैं। क्या हार्मोन ऑफ गोनैड जो हैं, यानी टेस्टिस और ओवरी से निकलने वाले जो हार्मोन हैं, क्या वो भी स्टेरॉयड नेचर के होते हैं? तो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप जब पढ़ते हैं और रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो वहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा। यानी हम ये बोल सकते हैं कि एड्रिनल कॉर्टेक्स तो हो ही गया, साथ में और भी कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जैसे कि हार्मोन ऑफ गोनैड्स, ठीक है, हार्मोन ऑफ गोनैड्स, ये भी कहीं ना कहीं कैसे होते हैं, स्टेरॉयडल नेचर के होते हैं। जैसे कि कुछ एग्जांपल मैं यहाँ पर मेंशन करता हूँ, जैसे टेस्टोस्टेरॉन, ठीक है बेटा। टेस्टोस्टेरॉन के साथ कुछ और हार्मोन जैसे कि एस्ट्रोजन, ठीक है। ये थीका इंटरना रिलीज करती है। टेस्टोस्टेरॉन कौन बनाते हैं, लेडिक सेल्स बनाते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो आपका टेस्टोस्टेरॉन हो गया, एस्ट्रोजन हो गया, और तीसरा क्या है, प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है बेटा, प्रोजेस्टेरॉन। ये प्रोजेस्टेरॉन कौन बनाता है, कॉर्पस ल्यूटियम बनाता है। कौन बनाता है बेटा, कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। जब हम कहते हैं कि ग्राफियन फॉलिकल जो फुली मैच्योर फॉलिकल होता है ना, जब वो ब्रेक होता है तो ब्रेक होने के बाद वो कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाता है और वहाँ से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम होता है प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कुछ हार्मोन गोनैड्स के जो थे उनमें आपके आ गए टेस्टोस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, बट कुछ हार्मोन ऐसे होते हैं जो इसमें इंक्लूड नहीं होते, जबकि गोनैडल हार्मोन वो होते हैं। जैसे कि एक्सेप्शन की बात की जाए, यहाँ पर एक्सेप्शन की बात की जाए, जो इंक्लूड नहीं करते, जो स्टेरॉयड नेचर के नहीं होते हैं, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। जैसे कि होता है इनहिबिन बेटा, दूसरा होता है रिलैक्सिन, ठीक है, और तीसरा एक और हार्मोन HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन्स, जो कहीं ना कहीं ग्रेविटेक्स टेस्ट के लिए यूज़ किया जाता है। इस हार्मोन का लेवल से हम ग्रेविटेक्स का टेस्ट करते हैं और बेसिकली फीटस की एक्चुअल एज का पता लगाते हैं। ये सारे के सारे हार्मोन जो होते हैं बेटा कैसे होते हैं, पेप्टाइड हार्मोन होते हैं। कैसे होते हैं, ये पेप्टाइड हार्मोन होते हैं। यही एक्सेप्शन है, ये गोनैड से तो निकलते हैं, बात समझ में आ रही है, लेकिन गोनैडल हार्मोन तो है ये, लेकिन ये कैसे हार्मोन नहीं है, स्टेरॉयड नेचर के नहीं होते हैं। ये कैसे होते हैं, प्रोटीन हार्मोन, सॉरी पेप्टाइड हार्मोन होते हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। कुछ और हार्मोन एग्जाम्पल हैं, जैसे कि तीसरा एग्जाम्पल होता है विटामिन डी डेरिवेटिव, या विटामिन डी
हार्मोन जो है वो भी कहीं ना कहीं स्टेरॉयड नेचर का होता है। जैसे इसका नाम है कोलियोकैल्सीफेरॉल, कोलियोकैल्सीफेरॉल। क्या नाम होता है बेटा? कोलियोकैल्सीफेरॉल, जिसे हम D3 हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। और एक और नाम स्टेरॉयडल नेचर का होता है जिसे कहते हैं एस्ट्राडाइऑल। ये कहीं ना कहीं एक टाइप का एस्ट्रोजन ही है, एस्ट्रोजन का डेरिवेटिव हार्मोन ही है। तो ये भी कैसा होता है? आपका स्टेरॉयडल नेचर का होता है। तो हम लोग ने कितने एग्जाम्पल पढ़ लिए? ये सारे सारे एग्जाम्पल आपको याद रखना है कि कौन कौन से ऐसे एग्जाम्पल हैं जो स्टेरॉयडल नेचर के होते हैं। ठीक है बेटा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर तीसरी स्लाइड हमारे सामने है, और तीसरी स्लाइड में हमसे ये पूछा गया है कि बताइए यहाँ पर क्या कुछ हार्मोन ऐसे होते हैं जो आयोडोथायरोनिन के नाम से भी जाने जाते हैं? तो बिल्कुल बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। लेकिन आप देख लीजिएगा कि इनका डेरिवेटिव जो होते हैं ये बेसिकली अमीनो एसिड डेरिवेटिव होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? अमीनो एसिड डेरिवेटिव। अमीनो एसिड क्या होता है? जैसे कि आप लोग ने पढ़ा होगा ट्रिप्टोफैन और ग्लाइसिन, आर्जिनिन, ये सारे सारे बेटा क्या होते हैं? अमीनो एसिड होते हैं। तो ये कैसे हार्मोन होते हैं? अमीनो एसिड डेरिवेटिव। ठीक है, डेरिवेटिव, अमीनो एसिड डेरिवेटिव। ठीक, अमीनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन होते हैं। अब इसमें कुछ एग्जांपल्स आते हैं, जैसे कि आयोडोनेटेड, जैसे जो आयोडीन से बनते हैं, आयोडोनेटेड हार्मोन हैं, जैसे जिनका कहीं ना कहीं कॉम्पोजिशन में आयोडीन देखने को मिलता है, जैसे आयोडोनेटेड डेरिवेटिव ऑफ टायरोसिन। टायरोसिन बेटा, टायरोसिन क्या है? टायरोसिन एक टाइप का अमीनो एसिड है जो आयोडोथायरोनिन वाले हार्मोन को बनाता है। क्लियर हुआ? आयोडोथायरोनिन वाले हार्मोन को ये बनाने में हेल्प करता है। और इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो यहाँ पर हम दो एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। जैसे आपके सामने यहाँ पर एक एग्जाम्पल पहला ले लेते हैं। जैसे टू मेन हार्मोन है बेसिकली, इसमें कहाँ पे हैं? टू मेन हार्मोन यहाँ पर हम रखते हैं। उन टू हार्मोन में जैसे कि T3 नाम आता है, जिसे हम ट्राई आइडो थायरोनिन बेटा बोलते हैं। और एक हार्मोन इसी का डेरिवेटिव होता है T4, जिसको बोलते हैं टेट्रा। टेट्रा मतलब चार, टेट्रा आइडो थायरोनिन, टेट्रा आइडो थायरोनिन। ठीक है बेटा, जिसे हम T4 के नाम से जानते हैं। अब एक क्वेश्चन नीट में यहाँ पर पूछा गया कि जो ज़्यादातर T4 जो है वो T3 में कन्वर्ट हो जाता है बाय लूजिंग वन आयोडीन एटम। ठीक है बेटा, तो T3 में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये आयोडोनाइजेशन जो होता है, जो ब्रेक डाउन होता है, वो बेसिकली कहाँ पे होता है? क्वेश्चन ये था, तो लीवर में। कहाँ पे बेटा होता है? लीवर। ये याद रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अच्छा, T4 को एक नाम और देते हैं, इसे हम थायरोक्सिन भी कहते हैं। क्या बेटा कहते हैं इसको? थायरोक्सिन भी इसको कहते हैं। ठीक, अब अगले पॉइंट आता है अमीनो एसिड डेरिवेटिव। कुछ और भी छोटे हार्मोन हो सकते हैं अमीनो एसिड डेरिवेटिव में, जैसे कि आयोडोथायरोनिन्स जो है वो भी एक टाइप का अमीनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन ही है। ठीक है, कुछ और एडिशनल अमीनो एसिड डेरिवेटिव के हार्मोन की एग्जांपल्स हैं। उसकी प्रॉपर्टी सबसे पहले जान लेते हैं। क्या अमीनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन वाटर सॉल्युबल होते हैं? क्या लिपिड वाले हार्मोन वाटर सॉल्युबल होते थे बेटा? नहीं, लिपिड वाले कभी भी वाटर सॉल्युबल नहीं होंगे। कौन से होंगे? अमीनो एसिड डेरिवेटिव जो हैं वो बेसिकली कैसे होते हैं? वाटर सॉल्युबल। कैसे होते हैं बेटा? वाटर सॉल्युबल होते हैं। बट लिपिड में कैसे होते हैं? ये लिपिड इनसॉल्युबल। कैसे होते हैं बेटा? ये लिपिड में इनसॉल्युबल होते हैं। लिपिड क्या होती है? लिपिड देखिए बेसिकली जो सेल मेम्ब्रेन की जो सेल के मेम्ब्रेन का कंपोजिशन होता है वो बेसिकली लिपिड होता है। फॉस्फोलिपिड जो होता है बाइलेयर्ड स्ट्रक्चर जो बनाते हैं। ठीक है बेटा, उसके बाद आता है अमीनो एसिड डेरिवेटिव जो है बहुत छोटे साइज़ के हैं, बहुत छोटे हैं, तो इनको हम ये कह सकते हैं कि ये स्मॉलेस्ट होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? स्मॉलेस्ट हार्मोन। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्मॉलेस्ट हार्मोन, तो आप आंसर लगा देना कि जो अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स होते हैं वो स्मॉलेस्ट हार्मोन के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है डेरिवेटिव
अगला अगला पॉइंट आता है डेरिवेटिव ऑफ टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफैन, यानी कहीं ना कहीं इनको हम ये बोल सकते हैं कि जो अमीनो एसिड होते हैं वो टायरोसिन और ट्रिप्टोफैन के डेरिवेटिव ही होते हैं। मतलब अमीनो एसिड का जहाँ नाम आएगा तो वहाँ पर टायरोसिन लगा देंगे बेटा, टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन ये कहीं ना कहीं अमीनो एसिड हैं, और ये ट्रिप्टोफैन और टायरोसिन जो हैं यही अमीनो एसिड के नाम से जाने जाते हैं जो हार्मोन बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, टायरोसिन और ट्रिप्टोफैन। एग्जाम्पल्स अगर आपसे कल को कोई पूछ लेता है कि अमीनो एसिड डेरिवेटिव के एग्जाम्पल सर बता दीजिए, तो आप क्या आंसर बताओगे वहाँ पर? अमीनो एसिड डेरिवेटिव के एग्जाम्पल्स, जैसे कि एग्जाम्पल्स में आता है हार्मोन ऑफ एड्रिनल मेडुला। बेटा मैंने ऊपर आपको बताया था एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स क्या था? किनारे वाला हिस्सा था, किडनी के ऊपर एक छोटी सी ग्लैंड थी, उसके किनारे वाले हिस्से को एड्रिनल कॉर्टेक्स कहते हैं, और बीच वाले हिस्से को क्या कहते हैं बेटा? एड्रिनल मेडुला। तो मेडुला वाला जो हार्मोन है वो भी कहीं ना कहीं यहाँ, मेडुला वाला जो रीजन है वो भी हार्मोन यहाँ पर रिलीज करेगा, एड्रिनल मेडुला, जैसे कि एड्रीनैलिन एंड, दो हार्मोन के नाम लिखते हैं, और नॉर एड्रीनैलिन। बेटा ये दो हार्मोन ऐसे हो गए जो कैसे हैं? अमीनो एसिड डेरिवेटिव हैं। आप इस चैप्टर में पूरा इसको पढ़ोगे। कुछ और हार्मोन है बेटा, कोई बता सकता है इसको? जैसे कि मिलेटोनिन। क्या होता है बेटा? मिलेटोनिन। एक और हार्मोन जैसे कि डोपामीन। बेटा ये ऐसे हार्मोन्स हैं जो अमीनो एसिड डेरिवेटिव होते हैं। तो हमें ये देखना है कि हार्मोन का नेचर कैसा होता है। हमने जितना भी यहाँ पे पढ़ा है पीपीटी में, हमने देखा कि प्रोटीन हार्मोन होते हैं, इन्हें हम पेप्टाइड हार्मोन भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद स्टेरॉयड हार्मोन के बारे में पढ़ा, कहाँ सिंथेसाइज होते हैं ये भी पढ़ा, एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन के बारे में भी देखा। अब हमने पढ़ा आइडोथायरोनिन्स जो हार्मोन होते हैं वो भी देख लिया, थायराइड ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन, साथ में अमीनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन भी देख लिया। ठीक है, अब हमारे पास एक पॉइंट आता है, क्वेश्चन आता है जो ज़्यादातर पूछा जाता है, क्योंकि आपने देखा है कि नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम ज़्यादातर हम लोग साथ में ही पढ़ते हैं बेटा। तो ये ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि दोनों हार्मोन कैसे काम, दोनों कोऑर्डिनेशन सिस्टम कैसे काम करते हैं। जैसे कि नर्वस सिस्टम में आप न्यूरॉन्स की बात करते हैं, जबकि एंडोक्राइन सिस्टम में आप हार्मोन की बात करते हैं। ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट को। तो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन जो है वो बेसिकली प्रोसेस होती है। ठीक है, प्रोसेस होती है, और किस फॉर्म में बेटा होती है? इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के फॉर्म में होती है, और ट्रेवल कहाँ से होती है? एक्सॉन से। तो इन्फॉर्मेशन पासेज एज इलेक्ट्रिकल, और यहाँ पर बेटा गैप जंक्शन होते हैं जो काम करते हैं। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन पासेज एज इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। बेटा मैं गैप जंक्शन आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, इम्पल्सेस इंफॉर्मेशन प्रोसेस एज इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, और कैसे बेटा जाते हैं ये? अलोंग एक्सॉन। कैसे बेटा? अलोंग एक्सॉन। ये ध्यान दीजिएगा पॉइंट। ठीक है, अब हम इसमें आते हैं एंडोक्राइन के बारे में। यहाँ पर बताइए जरा इन्फॉर्मेशन कैसे जाती होगी। यहाँ पर केमिकल सिग्नल के थ्रू इन्फॉर्मेशन जो है आगे तक भेजी जाती है। जैसे कि यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है वो बेटा कैसे भेजी जाएगी? वो पास की जाएगी, पासेस एज chemical substance through blood stream। हम लोग ने एक डेफिनेशन पढ़ी थी, हार्मोन्स आर इंटरसेलुलर केमिकल मैसेंजर्स विच आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू ब्लड टू डिस्टिंक्ट ऑर्गन, है ना। तो हार्मोन जहाँ पे बनते हैं वहाँ से वो ट्रांसपोर्ट होते हैं ब्लड स्ट्रीम के थ्रू, और दूसरे ऑर्गन तक वो पहुँचते हैं जहाँ पर उनको रोल प्ले करना होता है। ये हो गई एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन कोऑर्डिनेशन और नर्वस कोऑर्डिनेशन की एक एक बात। चलिए दूसरे पॉइंट में आते हैं, हम कुछ और बातें कर लेते हैं इसके लिए। क्या यहाँ पर ट्रांसमिशन, अगर हम बात करें नर्वस सिस्टम की या एंडोक्राइन सिस्टम में, बेटा ट्रांसमिशन किस में फास्ट होगा, किस में स्लो होगा? तो आपको पता है कि बिजली की करंट जो है बहुत तेज़ दौड़ती, जैसे आपने स्विच दबाया पंखा चलने लगा। तो ये कहीं ना कहीं क्या हो सकता है कि यहाँ पर जो रैपिड होगा, ट्रांसमिशन कैसा होगा बेटा? रैपिड होगा, रैपिड ट्रांसमिशन। जैसे ही सिग्नल निकलेंगे, ये सिग्नल बहुत ही तेज जो है
टारगेट जगह पर पहुंचेंगे। तो रैपिड ट्रांसमिशन, जबकि बेटा हार्मोन जहाँ से निकलते हैं वहाँ डिफ्यूजन प्रोसेस होता है, और जब डिफ्यूजन प्रोसेस होगा तो वहाँ से गैस निकलेगी, रिलीज करेगी, देन वहाँ तक दूर तक पहुँचेगी। तो ट्रांसमिशन यहाँ पर क्या होता है, स्लो हो जाता है, क्योंकि लीकेज बहुत हो जाता है। तो रैपिड ट्रांसमिशन की जगह यहाँ पर लिखेंगे स्लो ट्रांसमिशन। बेटा कैसा हो गया ये ट्रांसमिशन, स्लो ट्रांसमिशन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अच्छा, रिस्पॉन्स, आपने देखा होगा कि हमारा नर्वस रिस्पॉन्स बहुत ही फास्ट होता है। हम किसी चीज़ को सोच रहे हैं, हम तुरंत उसको फंक्शन उसके रिस्पेक्ट में फंक्शन परफॉर्म करने लगते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो रिस्पॉन्स है वो इमीडिएट है। बेटा कैसा है रिस्पॉन्स, इमीडिएट रिस्पॉन्स है। कैसा रिस्पॉन्स है बेटा, इमीडिएट रिस्पॉन्स है। जबकि यहाँ पर रिस्पॉन्स जो है वो कहीं ना कहीं नर्वस सिस्टम के रिस्पेक्ट में स्लो होता है। तो रिस्पॉन्स जो यहाँ पर होगा, रिस्पॉन्स जो होगा वो कैसा होगा बेटा, स्लो होगा, बट क्या होगा, लॉन्ग लास्टिंग, लंबे समय तक ये फंक्शन परफॉर्म करेगा। जबकि इमीडिएट रिस्पॉन्स वाले जो होंगे, रिस्पॉन्स तो तुरंत करेंगे, बट लॉन्ग लास्टिंग ये यहाँ पर नहीं होंगे, लंबे समय तक नहीं चलेंगे। तो ये कुछ पॉइंट हो गए जो नर्वस सिस्टम, नर्वस कोऑर्डिनेशन और एंडोक्राइन कोऑर्डिनेशन के बारे में देखने को मिलते हैं। फिर अगला पॉइंट आता है कि हार्मोन्स होते क्या हैं। हमसे अगर कोई क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट आर हार्मोन्स, तो हम आंसर लिखेंगे हार्मोन्स के लिए। हार्मोन्स क्या होते हैं, तो हार्मोन्स जो है नॉन न्यूट्रिएंट इंटरसेलुलर केमिकल मैसेंजर्स होते हैं, जो बॉडी में सिक्रीट होते हैं और डिस्टिंक्ट ऑर्गन में जाके काम करते हैं। तो एक डेफिनेशन है, क्लासिकल डेफिनेशन है। तो हम यहाँ पर डेफिनेशन से कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं नीट में। तो हमें ये देखना है कि हार्मोन्स कैसे काम करते हैं। तो हम यहाँ पर पहली लाइन में इसको मेंशन करते हैं, द हार्मोन, ऐसे लिखते हैं हम लोग, द एंडोक्राइन सिस्टम activates coordination the endocrine system activate coordination and integration, जैसा कि चैप्टर का नाम है, coordination and integration by transmitting the information थ्रू, किस फॉर्म में बेटा करते हैं ट्रांसमिशन को, किस फॉर्म में हम बेसिकली सिग्नल को ट्रांसपोर्ट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक, तो हम कह सकते हैं केमिकल मैसेंजर के फॉर्म में। बेटा कैसे, केमिकल मैसेंजर के फॉर्म में, केमिकल मैसेंजर। और हार्मोन्स क्या होते हैं, केमिकल ही तो होते हैं बेटा। तो केमिकल मैसेंजर के फॉर्म में इन्हें हम आगे भेजते हैं। इनका नाम हम लोग क्या बोलते हैं, कॉल्ड हार्मोन। इनका नाम हम लोग दे देते हैं हार्मोन। ठीक है, तो एक छोटी सी डेफिनेशन है। डेफिनेशन में ये कह रहा है कि एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो जाता है कोऑर्डिनेटेड और इंटीग्रेटेड वे में, और उसके बाद वो ट्रांसमिट करता है केमिकल मैसेंजर को, जिसका नाम हम लोग क्या बोलते हैं, हार्मोन बोलते हैं। ठीक है, कुछ एडिशनल पॉइंट है, जैसे कि कभी कभी पूछ लिया जाता है हार्मोन की स्टडी किसने की, हार्मोन बेसिकली आया कहाँ से, है ना। तो इसकी स्टडी को क्या कहते हैं, जैसे कुछ एडिशनल पॉइंट है। तो हार्मोन की स्टडी को, हार्मोन के बारे में जब हम लोग पढ़ाई करते हैं तो हार्मोन की स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोक्राइनोलॉजी। इसकी स्टडी को बोलते हैं एंडोक्राइनो। जब आप डॉक्टर बनोगे तो ये आप पढ़ोगे, एंडोक्राइनोलॉजी। ठीक है, इन्हें हम केमिकल मैसेंजर के नाम से भी जानते हैं। इनको हम बेटा क्या कहते हैं, केमिकल मैसेंजर। क्या बोलते हैं बेटा इनको, केमिकल मैसेंजर। और इस मैसेंजर, इनको केमिकल मैसेंजर, सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे जो इनका नाम प्रॉपर बोल नहीं पा रहे थे, हकला हकला के बोल रहे थे, तो इनका नाम ही पड़ गया हक्सले। क्या बोल गए बेटा, हक्सले ने इनका नाम हकला हकला के बोला था, ऐसा समझ लीजिए आप। तो ये ज़्यादा कहीं ना कहीं आपको याद रहेगा, इस तरह से केमिकल मैसेंजर इनको बोला गया था। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। केमिकल मैसेंजर के बाद ये इनको हार्मोन टर्म जो किस दिया गया था, टर्म हार्मोन जो सबसे पहले बोला गया था, इस टर्म को यूज़ किया गया था। इसको यूज़ करने वाले स्टार्लिंग थे। बेटा कौन थे, स्टार्लिंग।
ठीक है। और एक क्वेश्चन बहुत बार बनता है बेटा कि सबसे पहला टर्म हार्मोन जो किसने दिया था, स्टार्लिंग ने दिया था। एक क्वेश्चन बहुत बार बनता है और क्वेश्चन ये है कि सबसे पहले हार्मोन और कौन सा सबसे पहला हार्मोन था जो बेसिकली खोजा गया था, उसका नाम था सिक्रेटिन। बेटा क्या नाम था, सिक्रेटिन। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, सिक्रेटिन। सिक्रेटिन सिक्रेटिन वो हार्मोन था, सबसे पहला हार्मोन था जिसका नाम ही हार्मोन रखा गया था। सबसे पहले इसको हार्मोन बोला था, सिक्रेटिन नाम का एक केमिकल निकला होगा, तो उसको ना समझ नहीं पा रहे थे कि क्या चीज़ था, तो उसको नाम ही दे दिया कि सिक्रेटिन नाम का एक हार्मोन जो है यहाँ से निकला हुआ है। ठीक है, इतना पॉइंट हो गया। अच्छा बेटा, एक क्वेश्चन बहुत परेशान करता है हमको एग्ज़ाम में कि हार्मोन और एंजाइम्स क्या सेम होते हैं बेटा? क्या हार्मोन और एंजाइम दोनों सेम होते हैं? तो हमें ये समझना पड़ेगा कि एंजाइम का क्या काम होता है और हार्मोन का क्या काम होता है। हार्मोन जितने निकलते हैं वो पूरे के पूरे यूटिलाइज कर लिए जाते हैं, जबकि एंजाइम में ऐसा नहीं होता। एंजाइम जितना निकलता है उतना ही रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। नेक्स्ट टू प्रोडक्ट फॉर्मेशन वो पूरा का पूरा एंजाइम वहाँ से बच जाता है और अगली रिएक्शन को चलाने में काम करता है। ठीक है, तो हम ये कहें कि हार्मोन और एंजाइम का एक बेसिक डिफरेंस हमें लिखना है और हमें ये बताना है कि हार्मोन और एंजाइम्स में क्या डिफरेंस है। तो हम यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं कि हार्मोन क्या करता है और एंजाइम्स क्या करता है। तो चलिए एक तरफ हम चार्ट बना लेते हैं और लिखते हैं हार्मोन्स और एक तरफ लिखते हैं एंजाइम्स। ठीक है बेटा, हार्मोन्स और एंजाइम्स। ठीक, हार्मोन का काम क्या होता है और एंजाइम्स का काम क्या होता है। तो क्या हार्मोन जो है पूरे के पूरे कंज्यूम हो जाते हैं रिएक्शंस में, या हार्मोन जो निकलते हैं वो यूटिलाइज हो जाते हैं? तो बेटा जो हार्मोन होते हैं वो यूटिलाइज हो जाते हैं, जबकि एंजाइम यूटिलाइज नहीं होते। रिएक्शन को बढ़ाने में चलाने में हार्मोन्स का काम नहीं है, एंजाइम्स का काम है। जबकि हार्मोन्स क्या होते हैं, बॉडी के टारगेट सेल पे जाके फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक पॉइंट लिख लें कि हार्मोन्स हार्मोन्स में और मे नॉट कंटेन प्रोटीन। आपने अभी पढ़ा है कि हार्मोन का नेचर कुछ भी हो सकता है, तो यानी उसमें प्रोटीन हो भी सकती है या प्रोटीन नेचर का वो हो भी सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि प्रोटीन का ही हो, किसी और नेचर का भी हो सकता है। बट ज़्यादातर जो एंजाइम्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर प्रोटीनिशियस इन नेचर। तो एंजाइम्स जो होते हैं बेसिकली, एंजाइम्स कंटेन प्रोटीन। बेटा कैसे, एंजाइम्स ज़्यादातर क्या कंटेन करते हैं, प्रोटीन करते हैं। और अगर एक एक्सेप्शन बहुत बार नीट में क्वेश्चन पूछा गया है बेटा, एक्सेप्शन क्या है, राइबोजाइम। राइबोजाइम इज द ओनली एंजाइम विच इज़ नॉट प्रोटीन इन नेचर, रेस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर। एक्सेप्ट क्या हो गया बेटा, राइबोजाइम। ये ध्यान दीजिएगा, राइबोजाइम जो है आरएनए मॉलिक्यूल है। तो ध्यान दीजिएगा, एंजाइम की तरह काम करता है ये, लेकिन एंजाइम में प्रोटीन नेचर का ये नहीं है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ठीक, उसके बाद अब एक पॉइंट यहाँ पर आता है कि जो हार्मोन्स होते हैं वो डिफ्यूज़ कैसे होते हैं। तो दे आर डिफ्यूज़ थ्रू, बेटा कैसे, थ्रू सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन से ये बेसिकली क्या होते हैं बेटा, डिफ्यूज हो जाते हैं। कैसे होते हैं, सेल मेम्ब्रेन से ये डिफ्यूज हो जाते हैं। बट जो एंजाइम्स होते हैं दे आर नॉन डिफ्यूजिबल थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है बेटा,
सेल मेम्ब्रेन से ये डिफ्यूज़ नहीं होते हैं। ये 2 पॉइंट हैं, छोटी सी डेफिनेशन है जो हमें जाननी पड़ेगी। हार्मोन और एंजाइम का एक क्वेश्चन अगर बना दिया जाता है कि व्हाट आर डिफरेंस बिटवीन एंजाइम्स एंड हार्मोन्स, तो आपको समझ में यहाँ से आ जाना चाहिए, ठीक है। एनसीईआरटी ने क्लासिकल डिफिनेशन के बारे में यहाँ पर जिक्र किया है। तो क्लासिकल डिफिनेशन और साइंटिफिक डिफिनेशन में क्या अंतर होता है? चलो मान लो तुमसे कल को नीट में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि व्हाट इज़ द क्लासिकल डिफिनेशन ऑफ हार्मोन एंड व्हाट इज़ द साइंटिफिक डेफिनेशन ऑफ हार्मोन, तो हम वहाँ पर कंफ्यूज हो जाएं। तो हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि क्लासिकल डेफिनेशन क्या होती है और साइंटिफिक डेफिनेशन क्या होती है। तो हमने एनसीईआरटी में एक लाइन पढ़ी थी, जो हार्मोन्स क्लासिकल डेफिनेशन में ये पढ़ा था कि जो केमिकल प्रोड्यूस होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा, वो बेसिकली रिलीज हो जाते हैं ब्लड स्ट्रीम में और ट्रांसपोर्ट होते हैं डिस्टिंक्ट ऑर्गन में। तो इसी स्टेटमेंट को हम लोग इंग्लिश के फॉर्मेट में लिख लेते हैं कि ए केमिकल बेटा कैसे कर लेंगे? ए केमिकल प्रोड्यूस बाय एंडोक्राइन ग्लैंड बेटा 2 टाइप की होती है, एक एक्सोक्राइन होती है, एक एंडोक्राइन होती है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। ए केमिकल प्रोड्यूस बाय एंडोक्राइन ग्लैंड एंड रिलीज कोई एंडोक्राइन ग्लैंड है जो एक हार्मोन को प्रोड्यूस करेगी, रिलीज करेगी, और फर्दर वो रिलीज प्रोडक्ट जो है ब्लड स्ट्रीम में आ जाएगा। तो ए केमिकल प्रोडक्ट बाय एंडोक्राइन ग्लैंड एंड रिलीज into the blood and transported बेटा कैसे ट्रांसपोर्ट होता है? बेसिकली ब्लड से ही ट्रांसपोर्ट होते हैं हार्मोन्स, एंड ट्रांसपोर्टेड टू डिस्टिंक्टली लोकेटेड टारगेट ऑर्गन। कैसे बेटा? टारगेट ऑर्गन, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। एक डेफिनेशन और पूछी जाती है हमसे क्लासिकल डेफिनेशन के बाद, साइंटिफिक डेफिनेशन क्या होती है? तो साइंटिफिक डेफिनेशन में हम साइंटिफिक वे में ये प्रूव करेंगे कि हार्मोन्स होते क्या हैं। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप ये ध्यान दीजिएगा कि हमें यहाँ से इस स्टेटमेंट को पकड़ के रखना है और इसे सॉल्व करना है एग्जाम में, बोर्ड नीट के एग्जाम में, ठीक है। तो हार्मोन्स, और हमें बोल्ड में भी लिखना आना चाहिए, कैसे लिखेंगे? तो हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट, बेसिकली क्या है? इनसे कोई एनर्जी बेटा नहीं मिलती, हार्मोन खाने से कोई भी एनर्जी नहीं मिलती। ये कैसे होते हैं? नॉन न्यूट्रिएंट होते हैं। हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट, ठीक है, केमिकल, और ये होते कैसे बेटा? केमिकल विच एक्ट एज, जो कि काम करते हैं, विच एक्ट एज इंटर, बेटा क्या है? ध्यान से देखना, यहाँ पे इंटर मतलब होता है इन बिटवीन टू, और इंट्रा जहाँ पे लिख जाए मतलब सेल के अंदर। तो इंटर सेलर मैसेंजर, एक सेल को दूसरे सेल से कम्युनिकेट करने के लिए हार्मोन का रोल कहीं ना कहीं होता है, तो इंटर इसलिए लिखा है, ठीक है। इंटर सेलर मैसेंजर आर प्रोड्यूस इन ट्रेस अमाउंट, ठीक है बेटा। ट्रेस का मतलब क्या होता है? एनसीईआरटी में लिखा है ट्रेस अमाउंट का मतलब होता है वेरी लेस अमाउंट या वेरी स्मॉल अमाउंट, लेस अमाउंट भी लिख सकते हैं बेटा, जो बहुत कम मात्रा में रिलीज होते हैं। तो ये 2 पॉइंट ऐसे हैं जो एनसीईआरटी की लाइन है, जो हमें ध्यान देना है, क्योंकि एनसीईआरटी हमारी मोस्ट प्रेफर्ड है। अगर हमें मेडिकल एंट्रेंस की प्रिपरेशन करनी है, हमें और एग्ज़ाम देने हैं कॉम्पिटिटिव के, तो हमें एनसीईआरटी को अपना भगवान मानना पड़ेगा, हमें एनसीईआरटी को लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूँ, जो ये है कि ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम जो है, उसमें ग्लैंड की जब हम बात करते हैं तो वो ग्लैंड कौन कौन सी है और उसकी ऑरिजिन कैसे होती है, ठीक है। तो हमने ग्लैंड जैसे पढ़ा बेटा, तो जब हम एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ते हैं बेटा, तो उसमें हम 2 पार्ट में इस हेडिंग को डिवाइड करते हैं। पहला हम करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड, एक हेडिंग बनाते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड, और दूसरी हेडिंग हम बनाते हैं यहाँ पर डिफ्यूज, जो कि एनसीईआरटी में लिखा है डिफ्यूज
टिश्यू, लास्ट पेज में लिखा है, सेकंड लास्ट पेज में, डिफ्यूज टिश्यू या सेल, इसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड जो हैं, जैसे कि यहाँ पर नाम बोलते हैं बेटा इनकी ऑरिजिन के बेसिस पे। जैसे ग्लैंड जो है एनसीईआरटी में पूरा ऑर्डर वे में दिया है, तो उसी के बेसिस पे, उसकी ऑरिजिन के बेसिस पे एक क्वेश्चन अगर बने कि एक्टोडर्मल ऑरिजिन है, एंडोडर्मल ऑरिजिन है, जैसे कि हम लोग ने स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ा था, तो उस हिसाब से हम लोग यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ग्लैंड कितने टाइप के बेटा हम लोग पढ़े हैं, तो चलिए एक बार एक लिस्ट बना लेते हैं। लिस्ट में देखते हैं कि ग्लैंड कितने टाइप की होती है, मेन ग्लैंड के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहला ग्लैंड क्या है, पिट्यूटरी, पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है बेटा, फिर दूसरा नाम लिख देते हैं पीनियल, पीनियल ग्लैंड हो गया। ठीक, उसके बाद लिख देते हैं बेटा हम लोग यहाँ पर तीसरा नाम लिख देते हैं थायराइड, थायराइड ग्लैंड लिख देते हैं। उसके बाद लिख देते हैं बेटा पैराथायराइड, पैराथायराइड ग्लैंड लिख देते हैं। उसके बाद बेटा लिख देते हैं थाइमस ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड हो गया। उसके बाद हो गया एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है बेटा, एड्रिनल ग्लैंड के हमने आपको आज ही बताया, दो पार्ट होते हैं, एक होता है कॉर्टेक्स बेटा और दूसरा होता है मेडुला। आज ही हम लोग ने पढ़ा है ये पॉइंट। ठीक है, कॉर्टेक्स और मेडुला वाला पॉइंट पढ़ा है। ठीक, इसको ध्यान दीजिएगा। कॉर्टेक्स मतलब किनारे वाला हिस्सा, और मेडुला माने बीच वाला हिस्सा। ठीक है, कॉर्टेक्स और मेडुला हो गया। कुछ और ग्लैंड्स रह जाती हैं क्या बेटा, यहाँ पर हमारे पास पेंक्रियाज रह जाती है। पेंक्रियाज मिक्स ग्लैंड है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बिना तो आप अपने बॉडी के ग्लूकोज को रेगुलेट नहीं कर सकते बेटा। और गोनैड्स जो हैं, ठीक है, ये ग्लैंड, ये कहीं ना कहीं आपके बॉडी में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, आपके इंडिविजुअल को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ले जाने में टेस्टिस और ओवरी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड की ऑरिजिन कैसे होती है, बेसिकली ये कौन से जर्म लेयर से बनी थी, यानी ये एक्टोडर्मल होता है। कैसा होता है बेटा ये एक्टोडर्मल, इसका चार्ट पे मैचिंग का क्वेश्चन बहुत बनता है। एक्टोडर्मल, ये भी कैसी है बेटा, एक्टोडर्मल है। कैसा है बेटा ये एक्टोडर्मल है। ठीक है, उसके बाद ये कैसा है बेटा, एंडोडर्मल है। कैसा है बेटा, एंडोडर्मल है। फिर ये भी ग्लैंड कैसी है, ये भी ऐसी आपकी एंडोडर्मल ग्लैंड है। ठीक बेटा, उसके बाद थाइमस कैसा है, थाइमस भी आपका एंडोडर्मल ही है बेटा। ठीक है, अब फंसती है बात कॉर्टेक्स और मेडुला वाले में। तो कॉर्टेक्स जो किनारे पे है वही बीच में है, ऐसा समझ लीजिएगा, जो किनारे पे है वो बीच में है, मतलब मीजोडर्मल ऑरिजिन है इसका। कैसा है, मीजोडर्मल। ठीक है, जबकि मेडुला की ऑरिजिन कैसी है, एक्टोडर्मल। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है पेंक्रियाज, जो कि एंडोडर्मल ऑरिजिन का है। कैसा बेटा, एंडोडर्मल ऑरिजिन का है। ठीक है, जब ये बना होगा तो एंडोडर्म से बना हुआ होगा। ठीक, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म ये जर्म लेयर थी। ठीक है, उसके बाद गोनैड्स जो है ये भी बेसिकली क्या है, मीजोडर्मल। ज़्यादातर जो बेटा ऑर्गन होते हैं ना वो मीजोडर्मली ड्राइव होते हैं। मीजोडर्मल क्या है, जो लेयर जब बनी थी, जब हमारे गैस्ट्रा स्टेज में तीन तीन जर्म लेयर बनी थी, है ना, कौन कौन सी, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म, तो वही जर्म लेयर आगे चल के ऑर्गन्स को बनाने में हेल्प करती है। तो ये ऑरिजिन के बेसिस पे हो गया। अब डिफ्यूज टिश्यू में क्या लिखें, डिफ्यूज टिश्यू और सेल, ये भी क्या हार्मोन रिलीज करने में फंक्शन परफॉर्म करती है। ये सारी की सारी जितनी ग्लैंड आपने लिखी है, चाहे वो पिट्यूटरी हो, चाहे वो पीनियल हो, चाहे थायराइड हो, पैराथायराइड हो, थाइमस हो, एडनल हो, पेंक्रियाज हो, गोनैड्स हो, ये सारे के सारे हार्मोन रिलीज करने में काम करते हैं। तो इनके अलावा कुछ और भी ऐसे हैं क्या जो हार्मोन रिलीज करेंगे, तो उसमें उसमें जो आपका डिफ्यूज टिश्यू या सेल्स होती हैं वो भी हार्मोन रिलीज करती हैं, जैसे कि गैस्ट्रो, जब बेटा डाइजेशन चैप्टर था ना तो हम लोग यहाँ पे पढ़ते थे, तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल गैस्ट्रो, गैस्ट्रो मतलब होता है पेट, और इंटेस्टाइन उसी से एसोसिएटेड है। तो कुछ पेट से और कुछ इंटेस्टाइन से निकलने वाले हार्मोन, जैसे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल। ठीक है, ये गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से निकलने वाले हार्मोन हैं, जैसे गैस्ट्रिन, सिक्रेटिन, जैसे एक नाम मैं एग्जांपल लिख देता हूँ, दो नाम, गैस्ट्रिन, सिक्रेटिन, कोलियो, CHOLEO, कोलियोसिस्टोकाइनिन।
ठीक है बेटा, कोलियोसिस्टोकाइनिन, और एक होता है GIP। ठीक है, ये 4 हार्मोन जो हैं जो GIT से निकलते हैं। कहाँ से निकलते हैं? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से निकलते हैं और अलग अलग जगह फंक्शन परफॉर्म करते हैं बेटा। ठीक है, दूसरा डिफ्यूज टिश्यू या सेल हो सकती है, जैसे कि लीवर है आपका, लीवर ये बेसिकली 2 हार्मोन रिलीज करता है, जैसे विटामिन डी, और एक होता है इसको बोलते हैं बेटा एंजियोटेंसिनोजेन। ये क्वेश्चन आगे भी आपको मिलेगा। इसे बोलते हैं एंजियोटेंसिनोजेन। अब कुछ और भी ऐसे डिफ्यूज टिश्यू या सेल्स होती हैं जो हार्मोन रिलीज करती हैं, जैसे कि किडनी। बेटा एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया कि क्या बॉडी में ब्लड सेल बनाने के लिए किडनी का रोल होता है, और अगर मान लो किसी किडनी डैमेज हो गई तो क्या बॉडी में ब्लड सेल बनेगी? बेटा ब्लड सेल तो बनती है, बोन मैरो तो है तो ब्लड सेल बन रही है, लेकिन किडनी भी पार्टिसिपेट करता है लाइफ की एक पर्टिकुलर स्टेज में। और कौन सा हार्मोन निकलता है? ये एरेथ्रोपोएटिन। कौन सा हार्मोन बेटा निकलता है? बेटा एरेथ्रोपोएटिन। कौन सा हार्मोन? एरेथ्रोपोएटिन। और एक और पार्ट है, एक और डिफ्यूज टिश्यू या डिफ्यूज टिश्यू या सेल है जो कहीं ना कहीं आपके हार्मोन रिलीज करने में पार्टिसिपेट करता है, जैसे कि यहाँ पर हार्ट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बेटा? हार्ट की। और एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर ANF हार्मोन निकालता है जो आपके बॉडी में बढ़े हुए BP को रेगुलेट करने में काम करता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो इस तरह से कुछ हार्मोन उनके ऑरिजिन के बेसिस पे हम लोग ने पढ़ लिए हैं। ठीक है, अब उसके बाद अगर हमसे कोई कल को ये पूछ ले कि ग्लैंड के कुछ टाइप सर आप बता दो, आपको ग्लैंड के कुछ टाइप पता हैं क्या? तो बेटा बोल देना कि बिल्कुल सर, हमें ग्लैंड के टाइप भी पता है और ग्लैंड कितने टाइप की होते ये भी पता है। जैसे कि आपके सामने 2 टाइप की बेटा ग्लैंड है, कुछ यूनिसेलर ग्लैंड है और कुछ मल्टीसेलर ग्लैंड है। यूनिसेलर ग्लैंड एक सेल की बनी होती होगी, मल्टीसेलर ग्लैंड ढेर सारे सेल की बनी होती होगी। तो यूनिसेलर ग्लैंड के एग्जांपल्स कैसे हैं? जब कोई एक सिंगल इपिथेलियम जो होती है वो ग्लैंड लाइक सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है, उसे बोलते हैं यूनिसेलर ग्लैंड। और इसकी ज़्यादातर बेटा यहाँ से क्वेश्चन में एग्जाम्पल पूछे जाते हैं यूनिसेलर ग्लैंड के एग्जाम्पल, जैसे कहते हैं गॉबलेट सेल्स। बेटा क्या होती है? गॉबलेट सेल्स, जो कि स्टमक में पाई जाती है, गॉबलेट सेल्स हो गई। और दूसरे पॉइंट में आते हैं कि मल्टीसेलर ग्लैंड्स क्या होती हैं। तो बेसिकली ये इपीथीलियम लेयर के इन्वेजिनेशन से बनती है। जैसे मान लो ये इपीथीलियल लेयर है, ठीक, इसके इन्वेजिनेशन मतलब यहाँ पर धंस जाना लेयर का और एक ग्लैंड बना देना। ये ग्लैंड जो बन गई है इसी को मल्टीसेलर ग्लैंड है, और इसमें ढेर सारी सेल्स जो है देखने को मिलती हैं। तो इन्वेजिनेशन से बनती है। किससे बनती है बेटा? इन्वेजिनेशन से। ध्यान दीजिएगा। तो हम इसमें रफ करके इसके आगे बढ़ते हैं। अब एक्सोक्राइन ग्लैंड कैसी होती है? कौन सी डक्ट ग्लैंड है और कौन सी डक्टलेस है बेटा? डक्ट का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज़ सिक्रीट हो रहा है तो वो कहीं से बना और एक रास्ते के थ्रू बॉडी से बाहर निकले, उसे हम बोलते हैं डक्ट ग्लैंड। और जिसमें इस डक्ट का यूज़ ना किया जाए उसे बोलते हैं डक्ट लेस ग्लैंड। डक्ट वहाँ पे नहीं है, डक्ट की कमी है। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है मल्टीसेलुलर ग्लैंड में 3 पार्ट होते हैं, पहला एक्सोक्राइन, दूसरा एंडोक्राइन और तीसरा हेट्रोक्राइन, मतलब मिक्स टाइप के ग्लैंड। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है वो कैसी ग्लैंड है बेटा? डक्ट ग्लैंड। अच्छा देखो कैसे याद रखना है। एक्सो मतलब होता है बाहर, तो जो भी चीज़ हमें बाहर निकालनी है, तुमने देखा होगा कि घर से अगर घर में आग लग जाती है तो धुआं निकलने के लिए वहाँ पर चिमनी भी लगाया जाता है, या घर में किचन में हम लोग चिमनी लगाते हैं जिससे धुआं बाहर निकल जाता है। तो बाहर निकालने के लिए डक्ट की ज़रूरत पड़ती है, मतलब एक्सोक्राइन पार्ट में हम इसे डक्ट ग्लैंड बोलते हैं। जबकि घर के अंदर डक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती तो इसको बोलते हैं डक्ट लेस ग्लैंड, और जो सीक्रेट करते हैं बेसिकली डिफरेंट टाइप के बेटा हार्मोन। अब यहाँ पर देखिएगा, अब तीसरा नाम जो आता है हेट्रोक्राइन, इसे हम बोलते हैं कंपोजिट। क्या बोलते हैं बेटा इसको? कंपोजिट ग्लैंड। कंपोजिट ग्लैंड या कभी कभी इसको हम मिक्स ग्लैंड भी बोलते हैं। अब हम चलिए बेटा इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। चलिए एक बार एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि डाइजेस्टिव ग्लैंड। कैसे बेटा? डाइजेस्टिव ग्लैंड जो है एक टाइप का डक्ट ग्लैंड है फॉर एग्जाम्पल। और सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड जहाँ से सलाइवा सिक्रेट आउट होता है। बेटा ये दोनों जैसे कैसी ग्लैंड है? आपके डक्ट ग्लैंड के नाम से जाने जाते हैं। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम का जो भी सिक्रीशन होगा वो एक पर्टिकुलर चैम्बर में डाल दिया जाएगा, वहाँ से वो आगे बढ़ता जाएगा, तो वो चैम्बर क्या कहलाएगा? डक्ट कहलाएगा। अच्छा डक्टलेस के बारे में जैसे हम कहते हैं तो ये बेसिकली जैसे इसके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं? हार्मोन्स। जैसे एग्जाम्पल की बात करें हार्मोन,
और हार्मोन बेटा आपको पता ही है कि कोई सेल बनाती है, फिर वहाँ उस सेल से वो निकलते हैं, डिफ्यूज़ होते हैं, मतलब कोई कोई रास्ता नहीं होता। ऐसे हम ये कह सकते हैं कि किसी पाइप के अंदर से नहीं जाते, वो ऐसे डिफ्यूज़ हो जाते हैं, उसके बाद वो पूरे पहुँचते पहुँचते ब्लड स्ट्रीम में पहुँच जाते हैं और बॉडी में पूरे फैल जाते हैं। ठीक है, इस तरह से ब्लड से होते होते हर सेल के पास पहुँच जाते हैं। तीसरा नाम आता है यहाँ पे कंपोजिट ग्लैंड का, जिसमें एग्जाम्पल बहुत बार पूछा जा चुका है, पैनक्रियाज। क्या बेटा होता है? पैनक्रियाज। आपको पता है कि हमारे बॉडी में ब्लड में ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करने के लिए पैंक्रियाज भी होता है, और पैंक्रियाज का दो पार्ट होता है, एक पार्ट होता है एक्सोक्राइन और एक होता है एंडोक्राइन, इसीलिए कंपोजिट बोलते हैं, मिक्स है। इसमें एक्सोक्राइन वाला भी पार्ट आता है, और बेटा इसमें कौन सा पार्ट आता है? एंडो वाला भी पार्ट आता है। एंडो वाला पार्ट, एक्सो वाला जो पार्ट होता है बेटा वो ज़्यादा मात्रा में होता है, मतलब समझे, एक्सो मतलब होता है 99% पार्ट होता है। जैसे मान लो ये 100% है बेटा, कितना है? 100%। तो 100% में 99% पार्ट क्या होता है? इसका एक्सो होता है, और 1% बेटा पार्ट क्या होता है? एंडो होता है। क्या होता है? एंडो। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। तो 1% पार्ट क्या होता है? एंडो, जो निकालता है हार्मोन। क्या निकालता है? हार्मोन। कौन कौन से हार्मोन निकालता है? जैसे इंसुलिन है बेटा, ग्लूकागॉन, ये दो हार्मोन है। जब ग्लूकोज को करना हो सेल के अंदर इन, तो आता है इंसुलिन, और जब आपके बॉडी से ग्लूकोज हो जाए गॉन, तो आता है ग्लूकागॉन, एनर्जी देने के लिए। ठीक है, तो ब्लड के ग्लूकोज लेवल को कौन बढ़ाता है? ग्लूकागॉन, और ब्लड के ग्लूकोज लेवल को कम करता है? कम इंसुलिन करता है। ठीक है, और ये 99% जो पार्ट है बेटा, ये डाइजेस्टिव एंजाइम निकालता है। किसका? पैंक्रियाज का जो 99% पार्ट है वो क्या निकालता है? डाइजेस्टिव एंजाइम्स। क्या निकलता है बेटा? डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो ये बात हो गई किसकी? मल्टीसेलुलर ग्लैंड की। ठीक है, आई होप जितना मैंने पढ़ाया आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट टर्न पे हम इसके आगे स्टार्ट करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।